Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to discuss traumatic spinal cord injury SCI. पहले हम देखेंगे नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी, फिर हम देखेंगे ट्रॉमेटिक इंजरी को, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एशिया स्केल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एशिया स्केल के मुताबिक जो सारी क्लासिफिकेशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन, उसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ इंजरी, जो इनकम्प्लीट इंजरी की फर्दर टाइप्स हैं, ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम, इनको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फीचर्स आते हैं हमारे पास, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे एंड लास्ट मैनेजमेंट देखेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करने से पहले एक हदीस में शेयर करना चाहूँगी। उठते बैठते और खड़े होते वक्त की सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर झुकने, उठने, खड़े होने और बैठने के वक्त अल्लाहु अकबर कहते थे। हम सब भी ये नमाज के अंदर करते हैं कि हम जब भी उठते हैं, झुकते हैं, तो हम अल्लाहु अकबर कहते हैं। दो जो रकात वाली नमाज होती है उसमें तकरीबन हम 11 टाइम्स अल्लाहु अकबर कहते हैं। 4 रकात वाली में हम जो है वो 22 बार अल्लाहु अकबर कहते हैं, और पूरे दिन में 5 टाइम्स अगर हम जब फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करते हैं तो टोटल 94 टाइम्स हम जो है वो अल्लाहु अकबर कहते हैं। हम सब ये करते हैं, लेकिन रिवाइज़ कराने का मकसद ये है कि हम कैजुअल हो जाते हैं, हम यूज़ टू हो जाते हैं चीज़ों को, जब हम वो करते रहते हैं। तो एक बार रिमाइंड कराने से हम दोबारा से जो है वो कॉन्शियसली वो काम करते हैं, और जब ये सोच के करते हैं कि ये सुन्नत है और कॉन्शियसली करते हैं तो उसका फिर सवाब भी बढ़ जाता है और हमारी अटेंशन भी ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी अब हम ये करें तो हम कॉन्शियसली जो है वो इसको अदा करें कि हम अपनी ज़बान से क्या अदा कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। तो हम इसको पूरे अपने कॉन्शियसनेस के साथ कहें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो लो इंसिडेंस हाई कॉस्ट इंजरी है। होती तो ये कम है, कॉमनली कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंजरी हो जाती है, और इसका जो लाइफ के ऊपर असर होता है वो बहुत बड़ा होता है। और ये कॉमनली जो है वो पैरालिसिस कॉज कर देती है मसल्स की, यानी कि जिस लेवल की इंजरी हुई है उसके नीचे की पूरी बॉडी हमारी पैरालाइज हो जाती है। तो हमने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है ट्रॉमेटिक इंजरी एंड सेकंड इज़ नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी। पहले हम देख लेते हैं नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी को। नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी यानी कि जिसकी कॉज कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट नहीं है, जिसकी कॉज कोई डिजीज़ होगी, कोई पैथोलॉजी होगी, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अफेक्ट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई जहाँ से जा रही है, उस ब्लड सप्लाई में अगर मसला आ जाए, वस्कुलर डिसफंक्शन हो जाए या आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन हो। हमने स्ट्रोक के अंदर बात की थी AVM के बारे में कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, वेन्स और आर्टरीज के दरमियान वाली, वो बिल्कुल टैंगल्ड हो जाती हैं, जो कि एक कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस भी होते हैं। तो अगर वो है हमारे पास कोई वस्कुलर चेंजेस है, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है, उसको ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिलेगा। वर्टिब्रल सबलक्सेशन हो सकती है, हमारे जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। तो अगर हमारे वर्टिब्रा की कोई मसला होगा, कोई जैसे OA हो गया है या RA हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है हमारे वर्टिब्रा में, तो तब भी स्पाइनल कॉर्ड हमारी डैमेज हो सकती है। कोई नियोप्लाज्म है, ट्यूमर है, उसकी वजह से साइरेंजियोमाइलिया है, माइलिन शीथ डिसऑर्डर है, तब भी स्पाइनल कॉर्ड में मसला आएगा। एब्सेस है कोई या इन्फेक्शन हो गया हमें, जैसे ट्रांसवर्स मेलाइटिस या पोलियोमेलाइटिस इन्फेक्शंस जो होते हैं, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है। एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, जैसे हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह हमारे पास होती हैं डिजीज़, जिसकी वजह से
नॉन ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। जो नॉन ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो टोटल SCI का तकरीबन 39% लेती है, यानी कि जो बाकी सारा परसेंटेज है वो हमारे पास ट्रॉमेटिक जो है वो इंजरी की वजह से होता है, यानी 61% हमारा जो है वो ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से कॉज होता है। और जो ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो अडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है। तो जैसे कि अब ये ट्रॉमेटिक इंजरी की अब हम बात करेंगे, तो कोई ट्रॉमा है, कोई फॉल का हिस्ट्री है या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसकी वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। अब जिस लेवल पे हमारा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी, उसके नीचे की सारी जो वो इनर्वेशन दे रही होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, सेंसरी एंड मोटर बोथ। अब अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड टूट गई है तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड टूट गई है तो हमारे पास जो सारा नीचे के फंक्शंस हैं वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। लेकिन अगर जो है वो इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट के फिर अब आगे हम बहुत सारे टाइप्स वगैरह देखेंगे। तो कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है। अच्छा, जो हम क्लासिफाई करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को ब्रॉडली, वो हम 2 कैटेगरीज पे करते हैं, टेट्राप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया का मतलब ये है कि कंप्लीट 4 लिम्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे। लिम्स के साथ साथ रेस्पिरेटरी मसल्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, पैरालिसिस में चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं टेट्राप्लेजिया। और पैराप्लेजिया क्या है कि हमारे 2 लिम्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाए, बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हमारी पैरालाइज हो जाएं। अगर हम देखें, अगर हमारे सर्वाइकल लेवल की इंजरी है तो हमारे पास टेट्राप्लेजिया हो जाता है, दोनों हाथ और दोनों पाँव जो हैं वो इंजर हो जाते हैं। थोरेसिक में भी ऐसा सर्वाइकल में अगर हुआ है C6 के लेवल पे तब भी 4 लिम्स जाएंगे। अगर थोरेसिक लेवल पे हुआ है तो हमारे पास जो है वो लोअर लिम जो है वो ज़्यादा जाता है, और लंबर लेवल पे हुआ है तब भी हमारा लोअर लिम जाएगा। अब जो हम क्लासिफाई करेंगे लीजन्स को डिफरेंट, हम वो एशिया स्केल के मुताबिक करेंगे। एशिया स्केल स्टैंड फॉर अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन। एशिया स्केल के मुताबिक हम देखेंगे कि सोयरिटी कितनी थी, हम उसको कंप्लीट, इनकम्प्लीट या जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो एशिया स्केल है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पहली चीज़ जो ये उन्होंने बताई एशिया स्केल के मुताबिक कि 3 हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन। तो कंप्लीट क्या होता है कि अगर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कम्प्लीटली ट्रांजैक्ट हो चुकी है, कट चुकी है, टूट चुकी है, तो फिर हम कहेंगे उसको कंप्लीट इंजरी। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर C4 लेवल की इंजरी, S4 लेवल की इंजरी हुई है तो उसके नीचे की सारी जो इनर्वेशन है वो कम्प्लीटली चली जाएगी। जिस लेवल की भी इंजरी है उसके नीचे का सारा जो बॉडी पार्ट है वो कंप्लीट पैरालिसिस के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो कंप्लीट इंजरी एज हैविंग नो सेंसरी, नो मोटर फंक्शन इन द लोएस्ट sacral segment S4 and S5. Sensory and motor function at S4 and S5 are determined by anal sensation and voluntary external anal sphincter contraction. हम S4 और S5 पे sensations check करते हैं through sphincters contraction. अच्छा, तो कंप्लीट इंजरी का ये मतलब है कि जिस जगह की हुई है उसके नीचे कुछ भी नहीं बचा, नो सेंसरी, नो मोटर। अब इनकम्प्लीट का क्या मतलब है कि हमारे पास जो इंजरी हुई है, जिस लेवल पे हुई है उससे नीचे नीचे हमारे पास कहीं कहीं सेंसरी और मोटर बाकी है। इनकम्प्लीट के अंदर अभी हम आगे 4 इसकी टाइप्स देखेंगे तो उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जहाँ पर जिस लेवल की इंजरी हुई है उसके नीचे क्या क्या चीज़ें बाकी रह सकती हैं डिफरेंट साइंड्रोम्स के अंदर। और जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन का ये मतलब है कि जिस लेवल की इंजरी हुई है उसके नीचे ऐसा नहीं है कि कहीं पे सेंसरी हो, कहीं पे मोटर, बल्कि ऐसा है कि जो एक पर्टिकुलर सप्लाई एरिया था नर्व का वो बाकी रह गया है। कोई एक नर्व हमारी जो इनर्वेट कर रही थी उस पूरे पोर्शन को, तो एक नर्व हमारी जो है वो उसका जो एरिया ऑफ सप्लाई था वो रिमेनिंग रह गया है। तो यह हमारे पास एशिया स्केल है। इसमें ए शो करता है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ना सेंसरी है ना मोटर हमारे पास फंक्शन है। फिर BCD का मतलब है इनकम्प्लीट।
इनकम्प्लीट में अब बी का मतलब है कि सेंसरी तो है, सेंसरी इनर्वेशन तो है कहीं कहीं पे, बट मोटर नहीं है। सी का मतलब है इनकम्प्लीट में कि मोटर है, सेंसरी भी है, मोटर भी है, लेकिन जो मसल्स की पावर है वो ग्रेड 3 से लेस है। डी का मतलब है सेंसरी भी है, मोटर भी है, और जो मसल की पावर है वो ग्रेटर देन 3 या 3 है। अब ई का मतलब है नॉर्मल, मोटर और सेंसरी फंक्शन हमारा नॉर्मल है। अब जो ये इनकम्प्लीट इंजरी होती है इसको हमने डिवाइड किया है डिफरेंट साइंड्रोम्स में, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द क्लिनिकल साइंड्रोम्स। ब्राउन सीक्वर्ड का क्या मतलब है कि हमारे पास आधी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हुई है। एंटीरियर कॉर्ड का क्या मतलब है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पोर्शन है ये इंजर हुआ है। सेंट्रल कॉर्ड का मतलब है कि जो बीच का पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का वो इंजर हुआ है। और कॉर्डा इक्विना इंजरीज, कॉर्डा इक्विना वो पोर्शन होता है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही होती है, तो अगर वहाँ कोई डिसऑर्डर हुआ है तो उसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना साइंड्रोम। तो अब हम एक एक करके स्टडी करते हैं सारे साइंड्रोम्स को। पहला है हमारा ब्राउन सीक्वर्ड साइंड्रोम। अब ब्राउन सीक्वर्ड साइंड्रोम की कॉज क्या है, तो पहले इसकी कॉज पे बात करते हैं कि ये कब होगा, जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक तरफ जो है वो डैमेज होगी। जैसे अगर कोई पेनिट्रेशन वाउंड है, गन शॉट है या स्टैबिंग है, किसी ने स्टैबिंग किया है एक साइड पे, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड का एक साइड का पोर्शन है वो डैमेज हो गया है, तो उसको हम कहेंगे ब्राउन सीक्वर्ड साइंड्रोम। अब जब एक साइड डैमेज हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की, तो हमारे पास फीचर्स इस तरीके से आएंगे कि इप्सिलेटरल कुछ फीचर्स आएंगे, कुछ कॉन्ट्रालेटरल फीचर्स आएंगे। इप्सिलेटरल मतलब अगर राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई है तो राइट ही साइड पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जिस लेवल का लीजन है उसके नीचे उसी साइड पे हमारे पास पैरालिसिस हो जाएगा, मोटर लॉस हो जाएगा, मोटर वीकनेस हो जाएगी। और सेंसरी वीकनेस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन हो जाएगी, लाइट टच और वाइब्रेटरी सेंस ये चली जाएगी, क्योंकि डॉर्सल कॉलम और जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रैक क्योंकि वो वाली सेंसेशंस को लेके जाते थे, डॉर्सल कॉलम लेके जाता था प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच और वाइब्रेटरी सेंस को, और ये ख़राब हो चुका है, तो ये तीनों चीज़ें चली जाएंगी। और पैरालिसिस इसलिए होगा क्योंकि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी जो है वो डैमेज हो गया है। तो जिस साइड का लीजन है, जिस लेवल का लीजन है उसके नीचे उसी साइड पे हमारे पास ये देखने को मिलेगा पैरालिसिस और ये तीनों चीज़ें। जबकि कॉन्ट्रालेटरल उसके दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो ऐसा ट्रैक है जो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा के लेवल के ऊपर क्रॉस करता था, तो इसलिए उसके क्रॉस होने की वजह से अपोजिट साइड का कॉन्ट्रालेटरल हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ सेंस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, पेन और टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है हमारे पास ब्राउन सीक्वर्ड साइंड्रोम, जिसको हम हेमिकॉर्ड लीजन भी कहते हैं। हेमिकॉर्ड लीजन यानी कि एक साइड पे हमारे पास क्या हुआ है, एक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई है। तो सेम साइड इप्सिलेटरल, अब जैसे देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे लीजन हुआ है, तो यहाँ पे लीजन होने की वजह से उस लेवल के नीचे इस साइड पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें जाएंगी, ये जो ब्लू लाइन है वो शो करी है हमारे पास वाइब्रेशन एंड पोजीशन सेंस को। तो वाइब्रेशन पोजीशन सेंस हमारे पास चली जाएगी, जिसे हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। और रेड हमारे पास शो कर रहा है मोटर लॉस को, तो हमारे पास मोटर लॉस हो जाएगा एंड हमारे पास जो है वाइब्रेशन एंड पोजीशन सेंस चली जाएगी उसी तरफ। लेकिन जो अपोजिट साइड होगा, जो कॉन्ट्रालेटरल होगा, वहाँ पे हमारा जो है वो टेम्परेचर और पेन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी सेंसेशन चली जाएगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास हेमिकॉर्ड लीजन या ब्राउन सीक्वर्ड साइंड्रोम की। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं एंटीरियर कॉर्ड साइंड्रोम। एंटीरियर कॉर्ड का कॉज क्या है, क्यों ये होता है, ये होता है ड्यू टू फ्लेक्शन इंजरीज़ की वजह से। यानी कि हमारी अगर फ्लेक्शन इंजरीज हुई हैं, जैसे जो है वो एंटीरियर यानी फ्रैक्चर हो गए, या जो है वो डिस्क प्रोट्रूड हो गई है आगे की तरफ हमारी, तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रही है, तो फ्लेक्शन इंजरीज़ के अंदर हमारा जो एंटीरियर पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे फीचर्स,
This syndrome is characterized by loss of motor function and loss of sense of pain and temperature. यानी कि उसी तरफ की, क्योंकि एंटीरियर कॉर्ड अगर हम पिक्चर के थ्रू देखें, ये वाला है एंटीरियर कॉर्ड, ठीक है। एंटीरियर कॉर्ड में क्या हुआ है, आगे वाला जो साइड है दोनों तरफ डैमेज हो गया है। तो क्योंकि दोनों तरफ डैमेज हो गया है तो हमारी दोनों तरफ की ही जो है वो सेंसेशन जाएगी, लेकिन जो पीछे वाले ट्रैक्स हैं जो वो सेंसेशंस लेके जाते होंगे वो बाकी रहेगा। यानी जो ये पीछे वाला ट्रैक है ये हमारी वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस लेके जा रहा था, तो इसलिए वो इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये जो ब्लू वाला हमारे पास शो कर रहा है वाइब्रेशन एंड पोजीशन सेंस, तो उसमें कोई असर नहीं आया। लेकिन क्योंकि आगे वाला था हमारा जो कि डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या क्या चला जाएगा, ये रेड हमारे पास है मोटर लॉस, हमारा पैरालिसिस हो जाएगा, और क्या हुआ है टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन जो कि ये ग्रीन में शो कर रहा है वो चला गया है। तो क्योंकि दोनों साइड का लॉस है तो दोनों साइड पे ही हमें क्या मिलेगा, पेन एंड टेम्परेचर लॉस एंड मोटर लॉस, ठीक है। तो एंटीरियर कॉर्ड में हमारे पास ये हो गया कि दोनों तरफ की जाएगी, पेन भी जाएगा और जो है वो टेम्परेचर भी जाएगा और पैरालिसिस भी होगी। और क्योंकि हमारे पास जो डॉर्सल कॉलम है पोस्टीरियर वाला वो लेके जाता है हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच एंड वाइब्रेटरी सेंस, तो वो बाकी रहेगा। क्योंकि पोस्टीरियर में हमें कोई जो है वो मसला नहीं हुआ, डॉर्सल कॉलम हमारा सही है, तो इसलिए हमारी प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन बाकी रहेगी। हमारा जो जाएगा वो होगा मोटर लॉस होगा हमारे पास, एंड हमारे पास पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन चली जाएगी। ये है एंटीरियर कॉर्ड की प्रेजेंटेशन। थर्ड इज सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होगा हमारे पास, सेंट्रल कॉर्ड होता क्यों है, हाइपर एक्सटेंशन इंजरीज की वजह से। जो इंटीरियर कॉर्ड था वो होता था हाइपर फ्लेक्शन इंजरीज की वजह से, जो सेंट्रल कॉर्ड है वो होगा हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन इंजरीज की वजह से टू द सर्वाइकल लेवल, सर्वाइकल लेवल की। अब ये भी हमें देखना है कि ये जो लीजन था ये क्योंकि सर्वाइकल लेवल पे हुआ था इंटीरियर कॉर्ड, इसलिए हमारी पूरी बॉडी इस तरीके से हो गई है। और जो हमारा अभी हम सेंट्रल कॉर्ड कर रहे हैं वो भी हमारा सर्वाइकल रीजन में हुआ है, इसलिए हमारी पूरी बॉडी की जो है वो सेंसेशन जा रही है। तो जिस लेवल पे होगा ये लीजन उसके नीचे की सेंसेशंस का इस तरीके से हो जाएगा। तो अब सेंट्रल कॉर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइपर एक्सटेंशन की वजह से होगा ये। It also has been associated with congenital or degenerative narrowing of the spinal cord. Congenital भी हो सकती है and age related भी हो सकती है। तो सेंट्रल कॉर्ड में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का बीच वाला पोर्शन है वो डैमेज हो जाएगा। अब सेंट्रल वाला जो पोर्शन है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का, अगर हम देखें इसकी पिक्चर, बीच वाला पोर्शन जा रहा है, ठीक है। तो बीच में जो सेंसेशन है ना वो हमारी अपर लिम्ब की जा रही होती हैं, तो इसलिए हमारा जो अपर लिम्ब है वो ज़्यादा डैमेज होगा। जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसमें ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे बनिस्बत लोअर एक्सट्रीमिटी के। जैसे कि हमें इधर अगर हम इसको कंपेयर करें सेंट्रल कॉर्ड लीजन इस और इस वाले को, तो यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा हुआ है, बिल्कुल बीच में सेंट्रल हुआ है। तो सेंट्रल क्योंकि अपर लिम्ब की लेके जा रही होती है तो इसलिए हमारे पास अपर लिम्ब में मसला आ रहा है। अब ये क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो गया तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों ही इसने सराउंड कर लिया है, तो सेंट्रल कॉर्ड में इसलिए हमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों नज़र आ रहे हैं। अब सेंट्रल कॉर्ड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, वो यही चीज़ें होंगी, यानी कि सारे फीचर्स चले जाएंगे क्योंकि ये इसने सारे ट्रैक्स को सराउंड कर लिया है। जो डॉर्सल थे कॉलम जो कि हमारे पास वाइब्रेशन और पोजिशनिंग लेके जा रहे थे उसको भी इसने सराउंड कर लिया है, तो इसलिए हमारी ये ब्लू वाली वाइब्रेशन और पोजिशनिंग भी चली जाएगी दोनों साइड्स की। फिर इसने क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को कर लिया है तो इसलिए हमारे पास जो मोटर लॉस है रेड वाला मोटर लॉस भी हमारे पास चला जाएगा, और पेन और टेम्परेचर जो था हमारे पास ग्रीन वाला वो भी। तो तीनों चीज़ें इसमें चली जाएंगी, वाइब्रेशन एंड पोजिशनिंग भी, पेन एंड टेम्परेचर भी एंड मोटर लॉस भी। लेकिन जो चीज़ इसमें प्रिजर्व रहेगी वो क्या चीज़ प्रिजर्व रहेगी, सेक्सुअल, बॉवल एंड ब्लैडर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इसके अंदर जो है वो प्रिजर्व रहते हैं। अब लास्ट हमारे पास जो सिंड्रोम है वो है हमारे पास कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में क्या होता है कि जब
जो स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पोर्शन है, जैसे हम कॉर्डा इक्विना कहते हैं, वो डैमेज हो गया है तो पेशेंट फ़ौरन जो है वो ए रिफ्लेक्सिया में चला जाएगा। ए रिफ्लेक्सिया का क्या मतलब है, जो हमारे सारे रिफ्लेक्सेस होंगे वो बिल्कुल कट डाउन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कॉर्डा इक्विना क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, तो जो सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर वो हमें मिलेंगी, यानी कि हमारी टून जो है वो हाइपोटून हो जाएगी, टून डिक्रीज कर जाएगी, हाइपोटोनिया हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस हमारे बिल्कुल डिमिनिश्ड हो जाएंगे, ए रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। और जो हमारे पास फुल रिटर्न ऑफ इनोवेशन इज़ नॉट कॉमन, यानी कि वापस जो सेंसेशन आने की रिकवरी होती है वो भी इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो थोड़ा लार्ज हो जाता है पॉइंट ऑफ इनोवेशन एंड लीजन से। एंड जो एक्सोनल रीजनरेशन है वो भी हो सकता है ब्लॉक हो जाए ग्लायल कोलेजन स्कारिंग की वजह से। और जो रेट होता है रीजनरेशन का वो भी स्लो हो जाता है आफ्टर 1 ईयर, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो रीजनरेट होना ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो क्योंकि हमारी पेरिफेरल नर्व्स में कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि रीजनरेशन होती है, तो इसलिए ये 3 करेक्टरिस्टिक बताएं कि हो सकता है कि रीजनरेशन हो जाए और हो सकता है कि वो ना हो। दिस इज़ हमारे पास इसके अंदर कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम हमें नहीं नज़र आ रहा, तो इसमें हम एक बार समरी देख लेते हैं सारे सिंड्रोम्स की। यहाँ पे ये वाला है हमारे पास हेमिकॉर्ड, जिसको हम ब्राउन सीक्वर्ड कहते हैं, ये है हमारे पास सेंट्रल कॉर्ड, और ये वाला है हमारे पास एंटीरियर कॉर्ड। नाउ अब अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पेशेंट के अंदर, तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। स्पाइनल शॉक के बाद हमारे पास ऑटोनॉमिक और डिसरिफ्लेक्सिया होता है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मोटर एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं और वो आगे जाके ख़राब भी हो सकती हैं। सेक्सुअल, बॉवल, ब्लैडर डिसफंक्शनिंग हो जाती हैं। कार्डियोवास्कुलर और पल्मोनरी इम्पेयरमेंट्स भी आ सकती हैं। अब अगर हम स्पाइनल शॉक की बात करें तो स्पाइनल शॉक क्या होता है कि पेशेंट आफ्टर SCI इमीडिएटली आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ए रिफ्लेक्सिया में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल शॉक, यानी उसके जो सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कट डाउन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, तकरीबन 24 आवर्स, एक दिन के लिए सारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो उसके कट डाउन हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्पाइनल शॉक। फिर 1 to 3 डेज़ तक आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया भी हो जाता है। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या है, डिस यानी कि ख़राब हो गए हैं रिफ्लेक्सेस, यानी नॉर्मली जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है रेस्ट वाला, लेकिन इसमें क्या होता है डिसरिफ्लेक्सिया में, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में, कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जिसने हमें जो है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में रखना होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके एक्टिवेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट में क्या होता है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, जो कि सारी फीचर्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो ये ज़्यादा कॉमन होता है जब कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, लेकिन इनकम्प्लीट में भी ये देखने को मिलता है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलस होगा जो बहुत ही माइन्यूट होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा जो है वो चीज़ कर देगा, यानी कि अगर थोड़ा सा भी पेशेंट को इरिटेशन हुई है किसी चीज़ से तो उसको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा उसके साथ कुछ हो गया है, यानी कि अगर उसको हल्का सा टच किया जा रहा है तो उसको फील होगा जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा पेन प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो कोई भी छोटे से स्टिमुलस की वजह से उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत बड़ा आ सकता है, यहाँ तक कि जो है वो उसको सीजर्स, कार्डियक अरेस्ट और इवन डेथ हो सकती है किसी भी छोटे से स्टिमुलस की वजह से। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम दोबारा बात करें तो बेड रिटर्न होने की वजह से प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं, DVT हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑसिफिकेशन हो सकती है, एबनॉर्मल यानी कि बोन्स फॉर्मेशन, फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है एंड साइरेंजियोमाइलिया। ये हमारे पास इमेजिंग है स्पाइनल कॉर्ड की कि किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे कंप्रेस हो सकती है, यहाँ पे जैसे हो रही है। कोई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास
मसला हो सकता है, या इस तरीके से बिल्कुल फ्रैक्चर की वजह से, इस तरीके से हमारी जो वो है पीछे आउट पाउचिंग होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रही है। अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कि कैसी है प्रोग्नोसिस, तो जो एशिया स्केल का BCD है उसकी प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स तो अच्छे हैं, लेकिन अगर ए है एशिया स्केल का, ए का मतलब क्या है कि कंप्लीट इंजरी हो गई है, तो उसमें फिर थोड़ा सा जो है वो मसला होता है रिकवरी होने में। और ऐसा भी होता है कि एक टाइम आता है कि प्लेटू फॉर्म हो जाता है कि आगे फिर वो मज़ीद पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा होता है। 1 ईयर यानी 12 to 18 मंथ्स के बाद बेशक आप जितनी एक्सरसाइजेस करा लें, पेशेंट एक पोजीशन में जाके स्टक हो जाता है और आगे मूव नहीं करता रिकवरी में। अब अगर हम SCI स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की रिहैबिलिटेशन की बात करें, तो हमने उसको इस तरीके से डिवाइड किया कि पहले हम देखते हैं कि अर्ली मेडिकल हम क्या उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि अर्ली हम उसको फिज़िकल थेरेपी कौन सी दे सकते हैं एक्यूट स्टेज में। तो पेशेंट जब एक्यूट स्टेज में आया है हमारे पास, तो पहली जो चीज़ हम उसको अर्ली मेडिकेशन देंगे वो ये होगी कि हम उसको एमरजेंसी केयर प्रोवाइड करेंगे एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि जिस साइट पे एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त हम पेशेंट को एमरजेंसी केयर इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि हम उसका जो है वो ब्लड लॉस को रिस्ट्रिक्ट करें। अगर हमें लग रहा है कि बैक के ऊपर इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड टूटने के चांसेस हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। फ्रैक्चर जो हुआ है, हो सकता है फ्रैक्चर ने स्पाइनल कॉर्ड को इंजर नहीं किया हो, तो हम फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करेंगे ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बच जाए। इमोबिलाइज कर देंगे उसकी बॉडी को कि मज़ीद कोई नुकसान ना हो। तो अर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट हम उसको ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसकी फ्रैक्चर की स्टेबलाइजेशन करें और मोबिलाइजेशन कर दें। ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि हमारी जो नेक है उसको स्ट्रेट रखेगा कि फर्दर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ना हो, और इस तरीके से ये हमारी जो बैक है उसको सपोर्ट करेगा। वो थी अर्ली मेडिकल। अगर हम अब अर्ली फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट की बात करें, तो हम रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की अगर सर्वाइकल लेवल की इंजरी हुई है तो उसकी ब्रीथिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो हम उसकी रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट में डिफरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज उसको करा सकते हैं। ACBTs कराएंगे, हम उसको एक्टिव एंड पैसिव ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज कराएंगे। मैनुअल स्ट्रेचिंग हम उसकी कर सकते हैं। स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे उसको कि अगर वो लेटा हुआ है तो उसको प्रेशर सोर्स ना हो, अल्सर्स ना हो। अर्ली स्ट्रेंथनिंग एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करेंगे कि उसके कॉन्ट्रैक्चर्स ना फॉर्म हो और मसल एट्रोफी में ना जाए, मसल की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। ये इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे। बेड सोर्स प्रिवेंशन के लिए बेड जो है उसको कंफर्टेबल रखेंगे। ये हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं कि हमारे DVT फॉर्मेशन ना हो लेग्स के अंदर, काफ मसल्स के अंदर। ऐसे हम उसको एक्सरसाइजेस करने को भी कहेंगे कि आप एंकल पम्प्स करते रहें, अपने एंकल्स को सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करते रहें, उनको स्टॉकिंग्स बना देंगे ताकि DVT की प्रिवेंशन हो सके। अब DVT अब जो है वो हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी उसको करा सकते हैं, उसकी लोकोमोटर ट्रेनिंग करा सकते हैं कि वो अब पेशेंट बेड रिटर्न है तो बेड रिटर्न के बाद वो किस तरीके से करवट लेगा, उठेगा, बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर उसकी जो है वो चलने की वॉकिंग करेगा, गेट ट्रेनिंग होगी। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। पहले तो हम उसकी जो बॉडी होगी, अपर बॉडी, उसको स्ट्रेंथन करेंगे कि वो बैठने के काबिल हो जाए, फिर हम उसकी जो है वो उसके ऊपर वॉकिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि लोकोमोटर ट्रेनिंग में SCI में आते हैं। जैसे हम पहले देखें तो ये है सुपाइन ऑन एल्बोज, पेशेंट को सुपाइन करेंगे एल्बोज के ऊपर, और ये है प्रोन ऑन एल्बोज के ऊपर प्रोन करेंगे ताकि उसकी जो अपर बॉडी है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो सके। फिर डिफरेंट गेट ट्रेनिंग होती है। ये पैटर्न है गेट ट्रेनिंग के अंदर स्विंग थ्रू। एक ये होता है कि पेशेंट जो है ना वो मूव करके दोनों स्टेक्स के बीच में आ जाए, तो उसको कहते हैं स्विंग टू। और स्विंग थ्रू ये होता है कि पीछे से पेशेंट स्टेक्स के आगे निकल जाए, तो दिस इज़ स्विंग थ्रू। तो हम डिफरेंट उसकी जो है वो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, डिफरेंट हम जो है वो उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। डैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।